गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंप्रेशन मेंबर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहां पे मैंने 22 क्वेश्चंस को डील किया था जो कि कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड थे। अभी और सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम फर्दर डील करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्दर, मतलब क्वेश्चन नंबर ये 23 होगा, लेकिन मैंने यहाँ उसको 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, चल सबसे पहले इसको देख लेते हैं ये कहाँ पूछा गया है। ये सबसे पहले देखा कि IAS 1998 एंड IAS 2012 में पूछा गया। उसके बाद यही क्वेश्चन आपका SSC JEE में रिपीट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी IAS के क्वेश्चंस हैं अब वो SSC JEE में रिपीट होने वाले हैं। इसका मतलब अगर हम पहले से IAS के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमें एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलो ये क्या कह रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होगा जब इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है क्या कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉलम है इस तरीके से, दिस इज द कॉलम। पहले तो मैंने इसको हेल्ड इन पोजीशन किया, तो हेल्ड इन पोजीशन का मतलब मैंने ये कर दिया हेल्ड इन पोजीशन। फिर कहा है रोटेशन में भी इसको रोका गया है तो इसको फिक्स कर दिया। ठीक, बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट अदर एंड। मतलब दूसरे एंड पे उसको एकदम से ना ही रोका गया किसमें, ट्रांसलेशन में, और ना ही रोका गया उसको आपका रोटेशन में। इसका मतलब ये एंड आपका हो जाएगा फ्री। और फ्री एंड अगर आप देखोगे तो ये फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इज नॉट 0। तो इसको फर्दर आप नीचे बढ़ाइए, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। दो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जिनके बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, वो ऐसे पॉइंट को हम उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो आप देखो इसकी जो बकलिंग प्रोफाइल बनेगी या डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल बनेगी कुछ इस तरीके से। सेम नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपकी प्रोफाइल बनेगी। अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, तो अगर ये लेंथ L है, नीचे भी L है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 2L। तो दिस इज आल्सो L। तो L इफेक्टिव इजकल टू 2L। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी बताया नहीं कि ये सोम का क्वेश्चन है कि किसका क्वेश्चन है। चाहे सोम में जाओ और चाहे स्टील में डील करो, दोनों का आंसर 2L होता है। कितना, 2L। थ्योरेटिकल वैल्यू ले लो या IAS कोड के अकॉर्डिंग ले लो, सारी वैल्यू कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान कहाँ पे रखना पड़ता है, फ्री एंड में एक एंड फिक्स होता है दूसरा फ्री होता है, तो दोनों के केस में 2L होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये चीज़ वैलिड नहीं होती। कहीं पे 0.5 लिया जाता है, कहीं पे 0.65L लिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चल अब देखो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। वहाँ पे क्या बोला था, एक कैंटिलीवर है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, वन एंड फ्री है दूसरा फ्री है, एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से मिल सकती है, लेकिन बस आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन। जो भी मैंने बताया जब मैं थ्योरी पार्ट डील कर रहा था तो वहाँ पे भी आपको बताया था कि वन एंड रिस्ट्रेंड होगा, क्या होगा, वो खुद आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये फिक्स है कि हिंज है, वो चीज़ खुद ही समझनी पड़ती है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2017 में पूछा गया है, SSC JEE में, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल एंगल, अंडरलाइन करो, सिंगल एंगल, दिस इज द सिंगल एंगल। चल आगे बात करते हैं। दिस इज द सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस, अंडरलाइन, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट एरिया दे रखा है, चलो, एंड अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस जो भी दिया गया करेस्पॉन्डिंग टू इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज 625। द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस। मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ा था, अब मुझे निकालना है लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो सिग्मा AC रखना पड़ेगा। स्ट्रेस इनटू एरिया क्या होता है, लोड होता है। चल, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि आपको परमिसिबल स्ट्रेस इन केस ऑफ स्ट्रट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंगल एंगल है, क्योंकि हम स्ट्रट के केस में डबल एंगल, सिंगल एंगल, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस की 4-5 कंडीशनें बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे डील होने वाली। अब ये सिंगल एंगल है प्लस डिसकंटिन्यूअस है, और मैंने बताया था कि डिसकंटिन्यूअस के केस में आपकी परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग कितना लेते हैं, 0.8 इंटू सिग्मा AC।
अब ये 0.8 क्यों लिया, क्योंकि मेंबर डिसकंटिन्यूअस, अगर सिंगल एंगल कंटिन्यूअस कर देते हैं हम तो इसकी स्ट्रेस आपकी सिग्मा AC आती। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू होगी परमिसिबल स्ट्रेस की, इसको लिखोगे 0.8 इंटू सिग्मा AC, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। इस लाइन को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है आपका सिंगल एंगल। चल अब आप बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उसको मैं पुटअप करूंगा, 0.8 पुट कर दिया। चल सिग्मा AC बता दो कितना है, 625 है। ओके, एरिया बताओ कितना है, 30 है। अब देखो दोनों की जो यूनिट है इसकी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिख दिया kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर देखो किस में आएगा। पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 0.8 इंटू 30 से करोगे तो 24 आएगा और ये 625 आ जाएगा, तो लगभग ये आएगा आपका 15,000 kg के आसपास। कितना आएगा, 15,000 kg के पास, ठीक। लेकिन आंसर आपका किस में दिया, टन में दिया है। तो आपको पता है कि 1 टन जो होता है, 1 टन इजकल टू जो होता है वो आपका 1000 kg होता है, क्लियर। तो इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दो, तो ये है 15,000 kg में था, इसको मैंने 10⁻³ से डिवाइड किया, तो ये आंसर कितने में आ जाएगा, टन में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 टन्स। कितना हो जाएगा, 15 टन्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं जो ES के स्टूडेंट्स हैं, जो ES की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि SSC JEE का क्वेश्चन ही खराब है। ऐसा क्वेश्चन जब तक आपको यही नहीं पता होगा, कल को अगर आपने गलती से भी यहाँ पे 0.8 की जगह पे सिर्फ सिग्मा AC ले लेते हैं तो आंसर इसमें से मैच भी कर जाता है। कौन मैच करता है, 18 के आसपास आता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि क्या कंडीशन थी। मैंने ये भी बताया था आपको कि 0.8 क्यों लेते हैं, सिग्मा AC क्यों लेते हैं, सारी कंडीशन मैंने बताई थी, ठीक है। तो उसी से हम लोग इसको डील करते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में SSC JEE में पूछा गया है, द अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ डबल एंगल प्लेस्ड। अब देखो ये डबल एंगल तो प्लेस्ड किया गया, चलो भाई हमने इसको क्या कर दिया, डबल एंगल इसको बना दिया। चलो डबल एंगल बना दिया। अब ये डबल एंगल जो आपका है इसको आपने क्या किया, डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, फिर क्या बोला है, कनेक्टेड ऑन वन साइड ऑफ गसेट प्लेट। वन साइड समझ रहे हो, सेम साइड उसको कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है, सेम साइड आपने कनेक्ट कर दिया इसको, दिस इज द सेम साइड, ठीक है। फिर इसको आपने टैग बोल्ट वगैरह से लगा दिया होगा। चलो तो सेम साइड ये कनेक्ट है, अपोजिट नहीं है। अपोजिट का मतलब क्या होता, कुछ इस तरीके से अगर कहानी आपकी होती, ये गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट के साथ में अगर आप देखोगे कि दिस इज द एंगल सेक्शन, ठीक, और ये आपने इसको जोड़ दिया, दिस इज द एंगल सेक्शन, दिस इज द एंगल सेक्शन, दिस इज द एंगल सेक्शन। चल ऐसे अगर आप जोड़ देते तो ये आपका जो है ना, ये हो जाता है आपका अपोजिट साइड में। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसको एक केस में हम लोग लेते थे सिग्मा AC, क्योंकि मैंने बताया था जब एंगल सेक्शन गसेट प्लेट के, दिस इज कॉल्ड गसेट प्लेट, गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का अपोजिट साइड है, दिस इज कॉल्ड अपोजिट, अपोजिट साइड है। और ये जो कहानी है ना, ये सेम साइड है, क्या है, सेम साइड। तो इसके केस में सिग्मा पॉइंट सिग्मा AC लेते हैं, क्योंकि इस केस में क्रॉस सेक्शन आपका इफिशिएंट नहीं रहता है। इस केस में देखो आपका जो सिमेट्री है, इस एक्सेस के अबाउट आपकी क्या है, सिमेट्री है, तो लोड इसमें आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से इसकी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस क्या रखना पड़ता है, मेंबर की ज़्यादा रखना पड़ता है। यहाँ पे देखो इसके अबाउट इसकी सिमेट्री ही नहीं है, पूरा का पूरा लोड एक ही साइड आ जाएगा, इधर कुछ लेगा ही नहीं। इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.8 इंटू सिग्मा AC। तो ये ज़्यादा इफिशियंट होता है एज कम्पेयर टू दिस। ये क्वेश्चन टेंशन मेंबर में भी मैंने बताया था कि दिस क्रॉस सेक्शन इज मोर इफिशियंट, तो ये कहानी आपकी हो जाती है। चल तो क्या आंसर हो जाएगा, सिग्मा AC और इसमें है 0.AC। तो आप बताओ मेरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन करो, वन साइड का मतलब होता है सेम साइड, तो वन साइड अगर होगा तो सेम साइड है, रिड्यूस बाय दिस, तो इसकी वैल्यू कितना लेते थे, 0.8 इंटू सिग्मा AC। तो बताओ किसमें 80% के आसपास है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज द डी। अब देखो यही क्वेश्चंस हैं
अब आपको स्ट्रेस तो मिल गई, आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लोड करेंगे, कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते, बस आपको दिमाग में कैसे याद रखना है, ये सारी पिक्चर मैंने क्लियर कर रखी है कहाँ पे, थ्योरी पार्ट में। चलो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम इज नोन एज। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 में 3 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोम में भी पूछ लेगा, या आरसीसी में भी पूछ लेगा, और स्टील में भी पूछ लेगा। तो आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करोगे, सारी डेफिनेशन क्या है, सेम रहती है। क्या होती है, लेमडा एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, या आर उसको बोल सकते हो, या रेडियस ऑफ जायरेशन। चल अब यहाँ पे बात करें तो एक क्या है, इसको स्लेंडरनेस रेशियो, बकलिंग रेशियो, क्रिपलिंग रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेसिव रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो सबसे सही डिफिनेशन क्या होती है, लेमडा को हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, दिस इज द एल इफेक्टिव डिवाइड बाई क्या होता है, आर होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो दिस इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। दिस इज द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2017 एसएससी जेईई में पूछा गया, रिसेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एक्सियल लोड विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप अ कॉलम इन स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम है, ये मान लेते हैं एक सिंपल कंडीशन समझने के लिए। ठीक है, चलो भाई इसको हमने मान लिया एक सिंपल कंडीशन, और इस पे आपने कोई लोड लगा दिया। फिर ये क्या कह रहा है, इसके पास सफिशिएंट मैक्सिमम लोड विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप कॉलम इज स्मॉल डिफ्लेक्शन। इसके पास कुछ ऐसी ताकत हो कॉलम के अंदर, जस्ट स्मॉल डिफ्लेक्शन इसका आपका आना चाहिए, बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो मैंने जस्ट स्मॉल बना दिया। तो ऐसे लोड को क्या बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड बोलोगे, बकलिंग लोड बोलोगे, क्रिटिकल लोड बोलोगे, कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोड को लिखते हैं। पी सी आर क्या होता था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप देखोगे इस केस में ये जो लोड होता है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल लोड। यही लोड डिसाइड करता है कि कॉलम बकल करेगा कि नहीं करेगा। तो जो अप्लाइड लोड है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अप्लाइड लोड इससे पी क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा तो कॉलम क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बकल। अगर ये जस्ट इसके बराबर हो जाए, जस्ट इसके अगर बराबर हो जाए तो जस्ट ये बकल भी करेगा। ये क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिटिकल। ठीक, और P यहाँ पे लेस देन PCR हो जाए, दिस इज नॉट बकलिंग, दिस इज नॉट बकलिंग, कॉलम बकल नहीं करेगा। तो ये तो डिपेंड, ये क्रिटिकल क्या होता है, ये रेजिस्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए अगर अप्लाइड लोड इसके जस्ट बराबर हो जाएगा तो इसको क्रिपलिंग भी बोलते हैं। क्रिपलिंग इसलिए बोलते हैं, बकलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बकल होता है। क्रिपलिंग क्या होता है, क्रिपलिंग क्या होता है, अगर मैं सपोज दैट आपको क्रिपलिंग समझा देता हूँ, हालांकि ये क्रिपलिंग आपको पढ़ाऊँगा आगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज दैट कि दिस इज द आई सेक्शन मान लेते हैं, और आपने इस पर कोई पॉइंट लोड लगा दिया P, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा जो बकलिंग होती है, जैसे ऐसे बकल हो जाए कॉलम, ऐसे बकल कर जाए, जस्ट ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं क्रिपलिंग। दिस इज क्रिपलिंग। अब क्रिपलिंग क्यों आता है इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिपलिंग, देखो क्रिपलिंग का मतलब होता है कि लोकल बकलिंग होता है, छोटे से एरिया में थोड़ा सा कॉलम बकल करेगा या कोई मेंबर, दिस इज कॉल्ड क्रिपलिंग। क्रिपलिंग हमेशा होता है ड्यू टू कंप्रेशन। दूसरी बात, ड्यू टू पॉइंट लोड। कहीं पे भी अगर जा करके ये पॉइंट लोड की तरह इस काम कर जाएगा तो दिस इज कॉल्ड क्रिपलिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रिपलिंग कैसे आता है, तो क्रिपलिंग आता है पॉइंट लोड की वजह से, और वो भी आपका कंप्रेशन इन नेचर होना चाहिए, और ये लोकल बकलिंग में आता है, होल बकलिंग में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस करेक्ट, बिकॉज इसको क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि जस्ट इसके बाद अगर आपने लोड बढ़ाया तो कॉलम बकल कर जाता है, तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। जैसे सुना होगा हॉस्पिटल में, यार इस मरीज की हालत थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब जस्ट वो एकदम लास्ट स्टेज में है या बड़ा खतरनाक स्टेज में पहुंच जाता है, तो वही इसको क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं कि भाई इसके बाद अगर आपने मेरे ऊपर लोड लगाया तो मैं बकल कर जाऊंगा। ठीक है, तो वही होता है क्रिटिकल। ठीक है,
उसके बाद बकलिंग भी बोलते हैं, बकल कर जाते हैं। क्रिपलिंग क्यों बोला? क्योंकि मैंने इसको, क्रिपलिंग बकलिंग में अंतर नहीं होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर। बकलिंग होल टर्म को डिफाइन करता है, क्रिपलिंग एक छोटे टर्म को डिफाइन करता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, कुछ और क्वेश्चंस हैं, अभी तक 5 क्वेश्चन डील किए, आगे हम बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। चलो भाई आगे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 पे आएंगे और जो कि डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं इतने करा दूंगा ताकि आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे आपके डील हो जाएंगे। स्टील में आपको किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद ही डील कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप जितना क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो इसके अलावा, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। आप परेशान मत होना कि इधर उधर से फालतू में क्वेश्चन करें। अब आप चाहो गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो IAS के क्वेश्चन भी लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चल अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6, 7, 4-5 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन 20 फिर डील करने आज हमको हैं लगभग, तो उस तरीके से हम यहाँ पे डील करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आसान चीज़ें होती हैं लेकिन उनको समझना, याद रखना, हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ये सब कहानी धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। मेरे को भी पहले शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि चीज़ों को अगर सही से ऑब्जर्व करो, सही से उनको समझो, तो फिर वो टेक्निकल पढ़ाई करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को रट के हम निकलते हैं तो यही पढ़ाई हमको टफ लगने जाती है। तो थोड़ा सा समझ लिया करो कि कैसे उनको डील कर रहे हैं, ये बात थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 डील करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, दिस इज द 6, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डील कर रहे हैं। चलो ये क्या कह रहा है? कह रहा है द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ कॉलम, ये जेई में पूछा गया है और 2017। ये क्वेश्चन सोम का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है। ए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ कॉलम, रिजिडिटी ऑफ a column, a flexural rigidity of a column whose length is capital S, whose length is capital L, ठीक है, and loaded end is free, कॉमा इज EI, यह है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, EI। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। द क्रिटिकल लोड विल बी, द क्रिटिकल लोड विल बी, ठीक है। द क्रिटिकल लोड विल बी, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन कह रहा है PC इजकल टू क्रिटिकल लोड, दिस इज, ये ऑप्शन दिया गया है पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर, कैपिटल L है तो इसको कैपिटल L कर दीजिए, दिस इज द कैपिटल L। बी ऑप्शन कह रहा है, ये क्या कह रहा है? दिस इज PC इजकल टू पाई स्क्वायर EI स्क्वायर डिवाइड बाई 2L स्क्वायर। सी ऑप्शन कह रहा है पाई स्क्वायर EI अपान 4L स्क्वायर, और डी ऑप्शन कह रहा है दिस इज द, यहाँ पे PC भी कर दीजिएगा, दिस इज PC। नेक्स्ट है PC इजकल टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई √2L स्क्वायर। ये सारे ऑप्शन उसने बना दिए। चल उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है जो कि IAS में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 IAS, ये 2001 में पूछा गया है,
क्या कह रहा है इसको डील करते हैं। ठीक है, एक M60 स्ट्रक्चरल स्टील, M60 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब हैज a radius of gyration, इक्वल टू 20 mm, 20 mm उसने बता दिया है। ठीक है, चल द अनब्रेस्ड लेंथ अप टू विच ट्यूब कैन बी यूज्ड, इसने पूछा है द अनब्रेस्ड लेंथ अप टू which the tube can be used compression member is, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन 3.6 मीटर, बी ऑप्शन 5.0 मीटर, सी ऑप्शन 6.0 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में डी ऑप्शन दिस इज द 7.2 मीटर। ये कहानी उसने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आईईएस में पूछा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका आईईएस 2002 में पूछा गया, 2002 का ये भी क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है, अ कंप्रेशन मेंबर हैज अ सेंटर टू सेंटर लेंथ, अ कंप्रेशन member has center to center, शॉर्ट में लिख दिया सेंटर टू सेंटर, लेंथ ऑफ 4.0 मीटर, it is fixed at one end, and hinged at other end, the effective length of the column, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉलम एज ये पूछा है। पहला ऑप्शन देख लो, ए ऑप्शन है दैट इज 4.0 मीटर, बी ऑप्शन आपके सामने है दिस इज द 3.2 मीटर, और सी ऑप्शन आपके सामने है दिस इज द 2.8 मीटर, और डी ऑप्शन आपके सामने है दिस इज द 2.6 मीटर। अब आपको अगर पता है तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, मेरा इंतज़ार मत करिए क्योंकि मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आंसर पहले निकाला करो क्योंकि थ्योरी क्लास में अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आईईएस इसने पूछा है 2002 में पूछा है। ठीक है, ये भी आया 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द एलिमेंट, इस क्वेश्चन को डील करना है। दिस इज द एलिमेंट दैट आर नॉर्मली, the element that are normally subjected to combined bending and axial force are, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ए ऑप्शन है स्ट्रट इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर, स्ट्रट इन रेनफोर्स्ड
कंक्रीट मेंबर। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? द मेंबर इज लॉन्ग स्पैन ब्रिज, द मेंबर इन लॉन्ग स्पैन ब्रिज, लॉन्ग स्पैन ब्रिज। उसके बाद क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है कॉलम इज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, कॉलम इज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। सारी बातें मैंने क्लास में डील कर रखी हैं और जो भी आंसर आएगा भी आप खुद ही बताओगे। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है स्पेस ट्रस मेंबर। स्पेस ट्रस, देखो स्पेस ट्रस मेंबर का दूसरा नाम हो सकता है 3D ट्रस। स्पेस ट्रस को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है 3D ट्रस। है नहीं ऑप्शन में दिया, मैं लिख रहा हूँ बस समझने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका IAS 2005 में पूछा गया। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्रेशन मेंबर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a compression member। चलो भाई ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है पर्लिन, बी ऑप्शन है बूम, सी ऑप्शन है गर्ट और डी ऑप्शन है टाई। चल, ये सारी कहानी आपको बता दी गई है। ओके, ये सारी कहानी आपको बता दी गई है और आपको यहाँ पे चीज़ों को डील करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये कि देखो क्वेश्चन में सारी कहानी आपको बता दी गई है। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को सबसे पहले आप रीड करिए अच्छे से और खुद ही आंसर निकालिए। अगर आपको खुद आता हो तो खुद ही आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं जब आंसर बताऊंगा आप अपने आंसर को वहाँ पे मैच कराइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी चीज़ें और बेटर तैयार होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि आपका SSC JEE पूछा गया 2017 में। क्या कह रहा है? ए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ कॉलम हुज लेंथ इज L एंड लोडेड एंड इज फ्री। इसने कह दिया है कि लोडेड एंड जो है आपका क्या है? फ्री है। चल, EI इसका जो है दिस इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। द क्रिटिकल लोड, पहले आप बताओ कि क्रिटिकल लोड का फार्मूला PCR इजकल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाई L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो आप बता दो इसने क्या बोला है कि एक एंड फ्री है, इसका मतलब दूसरा एंड आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दूसरा एंड फिक्स नहीं करोगे तो कॉलम टिक ही नहीं पाएगा। माना कि मैं इसको हिंज कर दिया, कुछ देर के लिए समझने के लिए, बात समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने बताया नहीं कि दूसरे साइड क्या है। देखो भाई, दूसरा अगर एंड मैं इसको हिंज मान लेता, बात समझिएगा, तो कल को इस पर हल्की सी भी हवा आती तो ये मेंबर गिर के इधर चला आता और दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाता। अगर ये विंड एक्शन होता तो ये कॉलम यहाँ आ जाता, तो ये अनस्टेबल का केस हो जाता। बट हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं स्टेबल का केस, इसलिए इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो एक एंड तो इसका भी फ्री है, लेकिन दूसरा एंड इसने बताया नहीं क्वेश्चन में, ये खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए लोड लगाने के बाद में कि कॉलम बकल जो करना चाहिए वो कुछ ऐसे बकल करेगा, ठीक। तो लोड आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये जो लोड आपने लगाया वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लोड हटा दोगे तो फिर से ये बकल होके मतलब अपनी पोजीशन में आ जाएगा, जब तक इलास्टिक लिमिट तक ये रहेगा। लेकिन ये अगर इसमें आपने लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हिंज है, ये एक बार मुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका रोटेट हो सकता है, लेकिन यहाँ रोटेट नहीं हो सकता है। तो आप बताओ कि इस केस में L इफेक्टिव कितना लेते थे? इस केस में L इफेक्टिव लेते थे 2L। अगर इसकी लेंथ L है, अब आंसर आप निकाल सकते हो क्या? चलो, P क्रिटिकल लोड कितना आ जाएगा बताओ? पाई स्क्वायर EI। देखो ऑप्शन में मिनिमम नहीं दिया, परेशान नहीं होना है। E तो दिया है, I तो दिया है ना, मिनिमम नहीं दिया, I दिया है, I रख देंगे। चलो, उसके बाद L इफेक्टिव की जगह पे अगर मैं 2L लिख दूँ, उसका स्क्वायर कर दूँ,
तो आप बताओ जिस ऑप्शन में आपको अपान में 4 मिल रहा हो उस आंसर को आप करेक्ट लगा दीजिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 4l²। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन सोम का भी हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका स्टील का भी हो जाता है। तो चाहे सोम में पढ़ लो चाहे स्टील में पढ़ लो, कुछ चीज़ें हमारे लिए कॉमन होती हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। एक M60 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब है, एक स्टील की क्या है, ट्यूब है, और हैज अ रेडियस ऑफ जायरेशन इसका दे रखा है। क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ जायरेशन 20 mm। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द अनब्रेस्ड लेंथ, अनब्रेस्ड लेंथ का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ बताना है, ठीक है। अनब्रेस्ड का मतलब यहाँ पे अनब्रेस्ड का मतलब यहाँ पे होता है क्लियर डिस्टेंस होता है। विच द ट्यूब कैन बी यूज्ड कंप्रेशन मेंबर। आपको कहा गया कि एक मेंबर है, इसके बीच में आपका ट्यूब बनाया गया है, हालो है, इसको कहा गया कि आपको कहीं भी यूज करना है, ठीक। अब आप बताओ इसको कैसे निकालोगे कि आपके पास डेटा सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है और आप सारे डेटा कैसे निकाल पाओगे। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हो, इसको आप यूज़ कर रहे हो कंप्रेशन मेंबर में। यही बात आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन में बता रहा है। अगर आप इसको कंप्रेशन मेंबर में यूज़ करोगे तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर। अब देखो फ्रेंड्स, किसी भी मेंबर को अगर आप यूज़ करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसको डेड लोड और लाइव लोड पे तो यूज़ करोगे। इसका मतलब है आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू को आपको 180 स्लेंडरनेस रेशियो रखना है, कितना रखना है। तो रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर फॉर डेड लोड, क्योंकि हर बार हमेशा डेड लोड तो काम ही करेगा, तो उसके केस में लेमडा कितना रखोगे, 180 रखोगे। ये खुद ही समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बताया नहीं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये कैसे समझा, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर रहे हैं और किसी भी मेंबर को आप यूज़ करने जाते हो तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्या कि ये मेंबर आप जो यूज़ करते हो हमेशा डेड लोड और लाइव लोड तो आएगा। तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं, सबसे ख़राब कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर देते हैं ताकि इससे बुरी कंडीशन तो कभी लाइफ में ना आए। तो सबसे ख़राब कंडीशन में 180 ही हो सकता है। चलो इसकी डिफिनेशन लेमडा की क्या था, एल इफेक्टिव अपान आर, मिनिमम दिया है ना, हाँ चलो आर ही दिया है, तो एल इफेक्टिव हो जाएगा आपका 180 इंटू आर। चलो 180 इंटू आर की वैल्यू 20 है, तो चलो बताओ कितना आएगा, 3600 mm आ जाएगा। लेकिन मेरे को आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। अब बताओ किस ऑप्शन में 3.6 है, तो पहले ऑप्शन में है 3.6 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो देखो भैया ये सब बातें अगर इसमें कह देता कि इसमें विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, तो मैं 250 रखता लेमडा की जगह पे। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको समझना पड़ता है। अब सोचो ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो आईएएस के क्वेश्चन भी आप आसानी से देखो सॉल्व कर पा रहे हो, बस समझना होता है चीज़ों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चल अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आईएएस 2002 में पूछा गया है। अ कंप्रेशन मेंबर हैज़ अ सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ 4 मीटर। एक कंप्रेशन मेंबर है, सेंटर टू सेंटर लेंथ उसकी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। इफ इट इज फिक्स एट वन एंड एंड हिंज एट अदर एंड। इसके कहानी मतलब ये है, इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है, जिसको आपने कर दिया फिक्स, उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, हिंज। तो आपको पता है कि ये 0 मोमेंट का पॉइंट है कि नहीं है। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि इसका फिक्स एंड है, तो इसकी प्रोफाइल, डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल इसकी जो आएगी कुछ ऐसे आकर के आपकी इस तरीके से है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इफेक्टिव लेंथ आपको कहाँ से लेना शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर के ये जो डिस्टेंस होती है, क्या ये एल के बराबर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कितने के बराबर होती है, पॉइंट एल के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू एल। अब आप बताओ कि यहाँ पे देखो 4 मीटर दिया था, तो 4 मीटर तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, इसको हटा दो। बस आपको दिमाग लगाना 3 ऑप्शन पे। तो इसमें देखो भाई आपको क्लियर लेंथ आपको दे रखी है सेंटर टू सेंटर, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस जो है वो दे रखी है 4 मीटर। तो आंसर निकालोगे दिस इज द 3.2 मीटर। तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हो। कैसे समझा, उसने बताया था इट इज़ फिक्स्ड एट वन एंड, तो मैंने फिक्स कर दिया, एंड हिंज एट अदर एंड, तो मैंने हिंज कर दिया। बाकी आपको पता है कि प्रोफाइल कैसे बनती है, क्योंकि यहाँ थीटा बनना नहीं है, तो हटा दो 20% लगभग, बचा कितना 80%, तो उसका ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल आपको पता है कि थीटा नहीं बनता है, फिक्स एंड पे थीटा नहीं बनता है, क्योंकि वो फिक्स होता है, इसलिए उसको ये प्रोफाइल आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। ज़्यादातर 100 में भी बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चन अब मैंने टेस्ट करा था, मतलब मैंने ऑफलाइन क्लास में जब आपके साथ था डिस्कशन कर रहा था,
तो वहाँ पे मैंने फिक्स बीम के कई सारे क्वेश्चन कराए थे। फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, सपोर्ट पे कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर क्या आता है, दोनों का रेशियो क्या होता है, सारी चीज़ें डील की थी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। वहाँ पे भी आपने देखा था कि फिक्स इन बीम जब मैंने बनाया था, याद करो थोड़ा सा, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो, कुछ याद करो थोड़ा सा। ये इस तरीके की प्रोफाइल में अगर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे आती थी, इधर से कुछ लेंथ हटती थी इधर से, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर इस केस में आपको याद होगा कि 0.211 L के आसपास आता था, इधर से भी। चल रिकॉल करा दिया आपको, 0.211 L आता है इधर से भी और उधर से भी। चलो कितने पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर होंगे, 2 यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, 2002 में पूछा गया। द एलिमेंट दैट आर नॉर्मली सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। अंडरलाइन करो, कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स, मतलब कि मेंबर पे बेंडिंग भी आ रहा है और एक्सियल फोर्स भी आ रहा है। अब मैं आपको समझाया था क्या कि जो ट्रस मेंबर होता है, दैट इज ट्रस मेंबर, ट्रस मेंबर पे जो लोडिंग होती है, ट्रस मेंबर पे जो लोडिंग होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो लोडिंग होती है ट्रस मेंबर पे जो फोर्सेज आते हैं, डिज़ाइन करते हैं ट्रस को, यहाँ पे मैं डिज़ाइन लिखता हूँ, डिज़ाइन। ट्रस मेंबर को जो डिज़ाइन करते हैं वो या तो टेंशन के लिए करते हैं, टेंशन, और या तो कंप्रेशन के लिए, यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, दूसरी बात, और हमने पढ़ा था फ्रेम। फ्रेम में मैंने बताया था इसमें जो फोर्स आता है क्या क्या आता है, डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तीनों चीज़ें आती हैं। ओके, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट बीम आता है। बीम में कैसे करते थे, बीम में शियर फोर्स आता है और क्या आता है, डिज़ाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, एक्सियल फोर्स वहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन से फोर्सेज आते हैं फ्रेम में, तो फ्रेम में तीनों आते हैं। अब स्ट्रक्चर डील करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कैसे आता है, अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि टाइम नहीं इतना ज़्यादा है। तो फ्रेम में याद रखना है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, एक्सियल फोर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सियल फोर्स है, दूसरा क्या है आपका, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। तो कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स किस में आ रहा है आप बताओ, एक्सियल फोर्स इसमें आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है। शियर फोर्स इसने ऑप्शन में दिया नहीं, देता तो हम कर सकते थे, क्योंकि शियर यहाँ पे क्या है कि अगर ऑप्शन में देता तो करते, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो उसको छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेम। तो इसमें अगर हम ऑप्शन पढ़ो, स्ट्रट इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर। अब स्ट्रट को रेनफोर्समेंट आरसीसी में अगर आप यूज़ कर रहे हो तब तो उसमें सिर्फ टेंशन, सॉरी सिर्फ उसमें क्या आता है, कंप्रेशन आता है। नेक्स्ट है द मेंबर इन लॉन्ग स्पैन ब्रेस। अगर इसी मेंबर को अगर आप लॉन्ग स्पैन ब्रेस में यूज़ करते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर आपका क्या है, टेंशन आता है, क्योंकि ब्रिज में आपने देखा होगा जो वायर होते हैं रस्से बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, केबल जिसको बोलते हो, वो केबल में टेंशन आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में सी है, कॉलम इज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अगर किसी कॉलम को फ्रेम की तरह डिज़ाइन करोगे तो होता क्या है फ्रेंड्स, सपोज दैट कि ये एक आपका कॉलम है, कैसा है, दिस इज द कॉलम। तो होता क्या है कि इसमें एक बेंडिंग भी आता है और इसमें एक आपका एक्सियल फोर्स भी आता है। तो लेंथ के अलॉन्ग जो होता है उसे एक्सियल फोर्स बोलते हैं, बेंडिंग ये होता है, और जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं शियर फोर्स, इसको बोलते हैं एक्सियल फोर्स, और इसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो सारा मैंने दिखा दिया एक ही क्रॉस सेक्शन पे, क्लियर। तो ये चीज़ समझना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डी क्या कह रहा है, स्पेस ट्रस मेंबर। अब देखो ट्रस में सिर्फ आता है टेंशन और कंप्रेशन, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन के लिए। तो स्पेस, जो ट्रस स्पेस का मतलब होता है 3D ट्रस, जो 3 डायमेंशनल ट्रस आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस ट्रस। तो दैट इज द करेक्ट। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड बेंडिंग और एक्सियल फोर्स का इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्रेशन मेंबर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्रेशन मेंबर है। पर्लिन क्या कंप्रेशन मेंबर है, नहीं है, क्योंकि पर्लिन का जो यूज़ होता है वो आपका एज अ बीम की तरह यूज़ होता है, वहाँ पे कंबाइंड बेंडिंग आता है। क्या आता है, कंबाइंड बेंडिंग। तो वहाँ पे कंबाइंड बेंडिंग आता है, तो उसको कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज़ नहीं करते हैं, उसको ज़्यादातर बीम की तरह यूज़ करते हैं। हाँ, बूम है, बूम जो होता है ये आपका कंप्रेशन मेंबर होता है, और बूम कहाँ होता है, क्रेन में होता है। कहाँ पे होता है, क्रेन का एक मेंबर होता है, दिस इज कॉल्ड क्रेन, CRANE, दिस इज कॉल्ड क्रेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बूम होता है थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है गर्ट। गर्ट भी एक तरीके का मेंबर होता है, लेकिन ये आपका कंप्रेशन मेंबर नहीं होता है।
नेक्स्ट है टाई। टाई आपका जो होता है ये एक तरीके का रूफ ट्रस में टेंशन मेंबर होता है। तो रूफ ट्रस में हम जब देखेंगे, अभी हमने पढ़ाया नहीं रूफ ट्रस के बारे में, हमारा लास्ट का जो लेक्चर रहेगा, अभी नहीं मतलब अगले चैप्टर्स में 6-7 चैप्टर में, वहाँ पे हम लोग डील करेंगे रूफ ट्रस के बारे में। तो वहाँ पे टाई मेंबर होता है। तो ये टेंशन हो गया, इसमें टेंशन कंप्रेशन दोनों आता है। यहाँ पे बूम होता है, बूम होता है आपका प्योर कंप्रेशन मेंबर की तरह काम करता है, जो कि आपका क्रेन में यूज होता है। जो क्रेनें आपने देखा होगा ना, जैसे कहीं पर ट्रेन पलट जाते हैं उसको क्रेन उठाने आते हैं, या कोई ट्रक पलट जाता है उसको क्रेन उठाती है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो, मैंने आपको टाइम दे दिया, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि अब हम आगे अगले क्वेश्चन डील कर सकें। अभी तक मैंने सारी कहानी आपको डील कर दी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है, तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा भी। चलो अब हम लोग डील करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। शायद आपने आप कॉपी कर लिया होगा। चलो आगे क्वेश्चन डील करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट टू बी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9-10 क्वेश्चन और डील करते हैं इसी के साथ में। एक एक क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट टू बी डिस्कस। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन से सारे, देखो मैं सारे गेट हो चाहे ईएस हो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है वो सारे डील कर रहा हूँ। कहीं पे भी क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आपका देखोगे कि क्योंकि आपने पहले से क्वेश्चंस कर रखे होंगे ना, तो आपको टफ ही नहीं लगेगा, बहुत आसान पेपर लगेगा। आप कहोगे पेपर बड़ा आसान है, पेपर आसान नहीं आया है, आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलने लग जाना कि बहुत आसान है पेपर, कई बार आसान के चक्कर में गलत भी कराते हो। तो पेपर अच्छे से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, जो भी चीज़ है अच्छे से पढ़ना है। देखा पेपर शुरुआत में कई लोग पेपर देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, खुश नहीं, आराम से साइलेंट वे में अपना पेपर करो। वो आपको खुशी जो है ना वो रिजल्ट के माध्यम से दिखेगी। जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी उसी से मिलती है जब सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट आता है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको डील करते हैं। IES में पूछा गया है, ये 2006 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग, विच वन among the following is the correct ratio of effective length to actual length ठीक है, of a discontinuous angle strut, सारी चीजें डील कर रखी हैं। इफ एंड्स आर वेल्डेड, वेल्ड किया गया है। अब वेल्ड करने से आपको पता है क्या होने वाला है। ए ऑप्शन 0.65, बी ऑप्शन 0.85, सी ऑप्शन 1.0, डी ऑप्शन 1.2। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या कह रहा है, ये भी भाई IES का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, IES में आया है और 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो इसको डील करते हैं। आ स्टील कॉलम पिंड, स्टील कॉलम, ऐसा क्वेश्चन गेट में काफ़ी बार आ चुके हैं। स्टील कॉलम पिंड एट बोथ एंड्स
at both ends has buckling load of 200 kilonewton 200 kilonewton है, ठीक। if column is restrained, if इधर लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए, if column is restrained against lateral movement। अभी lateral movement क्या होता है, अभी डायग्राम से आपको बताऊंगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगे। lateral movement, ठीक है, at its mid height मिड हाइट में क्या किया, रोक दिया गया है, ठीक है। मिड हाइट द बकलिंग लोड कितना होगा, बकलिंग लोड आप बताओ, ठीक। चलो अब पहला ऑप्शन दिया गया क्या, 200 किलो न्यूटन। बी ऑप्शन आपके सामने है 283 किलो न्यूटन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्या बोलेगा, एक में फिक्स है दूसरे में फ्री है, बताओ लोड कैरिंग कैपेसिटी अब कितना गुना हो गया, या आपसे पूछेगा इसका रेशियो बताओ। तो कई तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। मैं सारे टाइप का आपका थोड़ा अभी सिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो सारी बातें मैं अभी डील करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका IAS 2008 का क्वेश्चन है। IAS 2008 सारे अच्छे क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग forces is used for the design। अब देखो सारी चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कस भी की हैं। डिज़ाइन ऑफ, अगर आप मेरी थ्योरी क्लास देखोगे तो सारे क्वेश्चन खुद ही निकाल ले जाओगे। डिज़ाइन बैटन्स ऑफ बिल्टअप कॉलम अभी बिल्टअप कॉलम क्या होता है, तो सारी कहानी पता होगी आपको, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज़ बिल्टअप कॉलम, तो दिस इज द बिल्टअप कॉलम, ठीक है, बिल्टअप कॉलम। अब ऑप्शन देखो भाई क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन टू बी, ए ऑप्शन है दिस इज द एक्सियल लोड। बी ऑप्शन आपके सामने क्या कह रहा है, दिस इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट। सी ऑप्शन कह रहा है वर्टिकल शियर, और डी कह रहा है ट्रांसवर्स शियर, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सब IAS में पूछे हुए हैं, ठीक है। ये भी IAS में 2 बार रिपीट हुआ है। IAS एक बार 2010 में आया है और 2013 में आया है, ठीक। क्या कह रहा है, फॉर आ स्टील, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। फॉर आ, सारी क्वेश्चन डील कर चुका हूँ। फॉर आ स्टील बिल्टअप कॉलम, फॉर आ स्टील बिल्ट अप कॉलम subjected to an axial force of 1200 kilonewton, ठीक है। द लेसिंग system is to be designed for resisting transverse shear force
ट्रांसवर्स shear force of transverse shear force of first option to be given A 15 kilonewton, B 20 kilonewton, C 25 kilonewton और D 30 किलोन्यूटन। चलो सारी कहानी मैंने लिख दी, अब एक एक क्वेश्चन करके डील करेंगे और सारी बातें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा दिया। चलो अपना पहले कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 4 क्वेश्चन डील करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फर्दर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर के बाद में 15, 16, 20 तक करना है। चलो पहला पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग, जो कि IAS 2006 में आ चुका है, क्या कह रहा है? Which one among the following is the correct ratio of effective length to actual length? मतलब ये पूछना चाह रहा है L effective डिवाइड बाई L। ठीक, मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। चलो देखो भाई क्या कह रहा है, ये तो पूछा है, कल को ये उल्टा रेशियो भी कर सकता था, L/L इफेक्टिव करेगा, लेकिन अच्छे से ऑप्शन पढ़ के रखना है। इफेक्टिव लेंथ टू एक्चुअल लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूअस एंगल स्ट्रट। अंडरलाइन करो पहले, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, एंगल स्ट्रट है, ठीक है। ये फिन्स आर वेल्डेड, इसका मतलब कुछ ऐसा है, स्ट्रट आप यूज़ कर रहे हो, चलो भाई स्ट्रट हमने बना दिया, आपके कहने पे मैंने स्ट्रट को बना दिया, ओके। ये है इसके इनर एंड्स हैं, इसको मैंने क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया, वेल्ड कर दिया, ठीक। देखो पहली बात तो इसने अंडरलाइन यहाँ पे ये करो, इसने एक बात बोली होगी एंगल स्ट्रेट है, लेकिन इसने एक बात ये नहीं बताई कि यहाँ पे आपने इसको किस तरीके से यूज़ किया, डबल एंगल है सिंगल है, तो हम मान के चल रहे हैं ये सिंगल ही है। कैसा है? सिंगल है। तो आप बताओ जैसे जैसे इसको फिक्स करते जाओगे क्या इसकी लेंथ 1 से ज़्यादा हो सकती है? देखो प्रैक्टिकली सोचा करो, अगर प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो हर आंसर का जवाब ऐसा नहीं कि रट के निकल जाओगे। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैं इसको वेल्ड ना करता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको वेल्ड ना करता तो आपको इसकी लेंथ जो है सपोज दैट दिस द एक्चुअल लेंथ, तो ये तो यही आ जाती, तो L इफेक्टिव इक्वल टू आपका केस में L ही हो जाता। मान लो कोई बोल्ट वोल्ट लगा रखा होगा आपने इस तरीके से, तो इसकी बकलिंग कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक। तो ये L इफेक्टिव इक्वल टू L होता। लेकिन भैया आप बताओ, मैं सिरों को, अपने सिरों को वेल्ड कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, वैसे मैं आज भी बता सकता हूँ। जैसे यही है, जैसे जैसे इसको फिक्स करते जाओगे तो उतना प्रोफाइल आपकी थोड़ा सा नज़दीक से बनेगी। यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा। तो आप देखो जैसे ही लोड लगाओगे आपकी प्रोफाइल में जो आपका कर्वेचर यहाँ से बनना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आपका थोड़ा दूर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो 0 मूवमेंट वाले पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट होंगे? दूर से स्टार्ट होंगे। चलो क्या आप बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आप उसको फिक्स करते जा रहे हो तो उसकी इफेक्टिव लेंथ घटती है बढ़ती है? सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? घटती है। अगर इफेक्टिव लेंथ घटती है तो अगर मैं एक्चुअल लेंथ यहाँ पे L है तो क्या आंसर L से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है, हमेशा L से आंसर क्या होगा? कम होगा। अगर आंसर आपका L से कम होगा तो आप बताओ क्या आंसर यहाँ पे C और D हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना वेल्ड करोगे उतना ज़्यादा उसका फिक्सिटी बढ़ती जाएगी। मतलब ये फिक्स जॉइंट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर कोई चीज़ फिक्स की तरह बिहेव करती है तो आपको तो पता है कि बोथ एंड फिक्स होता है तो लेंथ कितनी होती है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, आपने वेल्ड किया है तो वेल्ड के केस में आपको ये ध्यान देना है कि आपने इसको वेल्ड कर दिया। और ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपका सिंगल एंगल स्ट्रट होता है, सिंगल एंगल स्ट्रट रहता है तो L इफेक्टिव इक्वल टू आपका जो वैल्यू लिया जाता है दिस इज द 0.85 L के बराबर होता है, जो कि इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यही चीज़ अगर आपकी डबल एंगल होती, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ अगर आपकी डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाती और कंटिन्यूअस होती, डबल एंगल अगर कंटिन्यूअस होता और आपने वेल्ड कर रखा है, देखो जितने ज़्यादा यहाँ वेल्ड कर दो या नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ा दो। सिंगल अगर बोल्ट रहता तो L इफेक्टिव इक्वल टू सिंपली L लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर सिंगल बोल्ट होता।
लेकिन यहीं पे डबल बोल्ट कर दिया तो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ज्वाइंट फिक्स होता जा रहा है ना। ज्वाइंट जितना ज़्यादा फिक्स होगा उतनी लेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाती है इफेक्टिव लेंथ। क्यों? क्योंकि आपके केस में जो जीरो मोमेंट का पॉइंट है वो अब अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बोल्ट बढ़ाओगे, पहले जीरो मोमेंट यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से लेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज। हाँ, मैंने पढ़ाया था आपको एक चीज़ और कि 0.7 से लेकर के 0.85 एल के बीच में एंगल भी हो, मतलब लेंथ लेते हैं एल इफेक्टिव। कब लेते हैं उसका एक अलग प्रोविज़न है। क्या था? जब वहाँ पे हम लोग डबल एंगल यूज़ करते हैं, डिसकंटिन्यूअस में था, और वेल्ड करते हैं, तो डबल एंगल का नाम लेगा क्योंकि डबल एंगल में मजबूती और ज़्यादा आ जाएगी। जब और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी तो उसको खिसकाना बड़ा मुश्किल होगा, उसको बकल कराना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं दोनों, जैसे जैसे मैंने इसको एक तरफ से पकड़ा है, ऐसे अभी इसको बकल कराएंगे, जैसे इसको अभी बकल कराएंगे तो ये बकल आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से भी रोक दूंगा, इधर से भी रोक दूंगा, तो क्या बकल हो पाएगा? नहीं। जैसे मैं इसी सिरे को ऐसे पकड़ लिया, अब लोड लगाओगी तो इधर उधर बकल नहीं होगा, लेकिन एक साइड से पकड़ा था तो बकल हो सकता था। तो जितना ज़्यादा उसको रिजिड करते जाओगे, जितना ज़्यादा उसको बांधते जाओगे एंड को, उतनी बकलिंग कम होगी, उतनी इफेक्टिव लेंथ कम होगी। तो ध्यान रहे, ये वाला केस किसके लिए हो जाता है? ये वाला आपका डबल एंगल के लिए होता है। इसने कहीं बताया नहीं डबल एंगल के केस में, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 0.85 एल। सारी कहानी थ्योरी पार्ट में डिस्कस की, लेक्चर नंबर 3 में जाके देख लेना, जो कि मैंने स्ट्रट का डील किया था। कंप्रेशन मेंबर का पार्ट 3 आप देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रट के बारे में पूरी कहानी डील की है, तो सारे क्वेश्चन आप खुद ही लगा लोगे। ठीक है, चलो अब भाई हम आगे बढ़ते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आईएएस में पूछा गया है। अब ये आपका आईएएस में पूछा गया है, मुझे लग रहा है 2007 में पूछा गया है। चलो, एक स्टील कॉलम है, पिंड एट बोथ एंड्स। तो भाई मैंने क्या किया, चलो भाई पिंड बोल रहा है तो पिंड मैंने कर दिया इस तरीके से, ये मैंने क्या कर दिया, पिंड कर दिया। ठीक है, और लोड आपका बकलिंग लोड लगा रखा है पी, चलो पिंड कर दिया, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 200 किलो न्यूटन। अब ये 200 किलो न्यूटन लोड ले रहा था जब इसके दोनों एंड कैसे थे, पिंड थे। फिर उसने क्या बोला है, बोला ये है, इफ कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन अगेंस्ट लैटरल मूवमेंट। अब देखो क्या होता है लैटरल मूवमेंट का समझना, मतलब ये कॉलम है, मान लेते हैं ये एक तरीके कॉलम है, इस पे बोथ एंड्स हमने क्या रखा है, हिंज रखा। अभी लोड लगा रहे थे तो ऐसे बकल हो रहा था आराम से, ठीक है। लेकिन मैंने कहा इसको लैटरल में रोकना है, लैटरल में इसको बाहर नहीं जाने देना है। लैटरल का मतलब है कि मैं आ करके कुछ ऐसा बना दूं ताकि जैसे कॉलम बकल हो रहा था ऐसे करके, जैसे अभी कॉलम ये ऐसे बकल हो रहा था ऐसे करके, मैं चाहूँगा कि इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे आकर के कुछ लगा दूँ। अब कॉलम आपका ऐसे बकल नहीं करेगा, पहले ऐसे बकल कर जा रहा था ऐसे करके, अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो ये बकलिंग ऐसे नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इसने ये कहा है लैटरल, लैटरल का मतलब है जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक, और मेरे को बकलिंग होना है तो मैं ऐसे बकल हो सकता था मान लिया कुछ देर के लिए, लेकिन मेरे को आकर के किसी ने यहाँ से रोक दिया कि भाई अब तेरे को इधर से बकल नहीं होना है, तेरे को यहीं पे रुकना है। तो मेरे को यहाँ पे किसी ने रोक रखा, हाथ लगा दिया कि अब तू इधर बकल नहीं होगा, तो फिर मैं रुक जाऊंगा सीधा स्ट्रेट। तो वही चीज़ यहाँ पे की जा रही है, मैं लैटरल डायरेक्शन में बकल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लैटरल डायरेक्शन में बकल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है ये लैटरल मूवमेंट रोकना है। तो लैटरल मूवमेंट रोकने का मतलब है कि यहाँ पे एक आपने क्या किया, हिंज सपोर्ट की तरह प्रोवाइड कर दिया, हिंज या रोलर कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखोगे जो डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल आपकी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले लेंथ एल थी वो अब इफेक्टिव लेंथ आपकी हो जाएगी, पहले एल इफेक्टिव कैसा था। इस केस में अगर आप देखो पहला केस ओरिजिनली जो था, पहला केस ये था, मैं बाद में बना देता हूँ अलग अलग केस में ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। इस केस में देखोगे तो एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज एल के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब इसी केस को फर्दर क्या किया गया है, यही कॉलम है, ये है आपका दिस, ये है आपका दिस। यहाँ पे आकर के आपने लेटरल मूवमेंट के लिए रोलर भी लगा सकते हो, हिंज भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। मैं रोलर इसको हिंज भी मान रहा हूँ समझने के लिए, रोलर मूव कर जाएगा ना, तो इसकी डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल कुछ भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके से आपकी डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल। अब देखो इसकी लेंथ एल थी तो टोटल बची कितनी, L/2। अगर आपको रोकना है लेटरल तो आप कोशिश करो कि इसको बीच में लगाओ, मिड हाइट में बोला भी है, इसको क्या बोला है, मिड हाइट पे। तो मैंने क्या जा करके मिड हाइट पे लगा दिया, तो इधर क्या हो जाएगा L/2, इधर भी हो जाएगा L/2, क्लियर। चल अब L/2 इधर हो गया, L/2 इधर हो गया। अब आपकी एल इफेक्टिव जो हो जाएगी वो हो जाएगी L/2। तो पहले लोड करेंगे कैपेसिटी फार्मूला PCR π² EI मिनिमम डिवाइड बाई L² करोगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। कितनी दे रखी है, 200।
फिर मैंने क्या किया, दूसरा लोड मेरे को जो निकालना है PCR2 मान लेता हूँ, ये 1 मान लेता हूँ। फिर दूसरे केस में पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट कर दीजिए, EI मिनिमम ये भी कांस्टेंट क्योंकि मटेरियल सेम है। ओके, अब लेंथ जो हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? L/2। तो इसका आंसर आएगा 4 टाइम पाई स्क्वायर EI मिनिमम। ऐसे क्वेश्चन गेट में ES में खूब आते रहते हैं। तो दिस इज द L²। ठीक, अब आप बताओ ये वैल्यू किसकी है? पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपन L² की वैल्यू क्या है? PCR1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × PCR1 क्रिटिकल लोड। अच्छा, उसकी वैल्यू दे रखी 200, तो इसको मैंने 200 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। यूनिट जो भी हो आप उसको लिख सकते हो किलो न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 800 किलो न्यूटन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चल, यही क्वेश्चन कई प्रकार से घुमाएगा आपको। कैसे कैसे कर सकता है क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ऐसे कहेगा कि बोथ एंड आर हिंज है, एक कह देगा लोड उस समय 200 काम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बनाएगा कि दोनों सिरे फिक्स कर दिए गए हैं। अब बताओ इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा? स्टील के अकॉर्डिंग करोगे तो रेशो में आपको L इफेक्टिव 0.65 L करना पड़ेगा। सोम के अकॉर्डिंग करोगे तो वो आपको L/2 रखना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं। हो सकता है कि आपका आंसर L/2 के हिसाब से मैच कर जाए ज़्यादातर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ बैटन एज अ बिल्टअप कॉलम। बैटन को जब डिजाइन किया था मैंने, तो वहाँ पे एक ट्रांसवर्स शियर फोर्स हमने लिया था। तो ये होता था ट्रांसफर, जैसे ये बैटन था ना, देखो ये बैटन है, बस समझने के लिए थोड़ा सा सीख रहे हैं। ठीक है, बैटन हमने बना दिया, ये है बैटन, ये है बैटन, ये है बैटन। ठीक, इस बैटन पे ये जो आता था दिस इज ट्रांसवर्स वी, दिस इज 2.5% ऑफ पी लोड का 2.5% अगर हम लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि इसका जो एक्सिस है ना कॉलम की, उसकी एक्सिस ये है, इसके जो परपेंडिकुलर होती है वैल्यू दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। लेंथ के अलॉन्ग होता तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर जो वैल्यू होती है उसे लैटरल या ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्योंकि इस वाई एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स के लिए डिजाइन करते हैं। एक्स वर्टिकल शियर नहीं, ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं, एक्सियल लोड गलत। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस फॉर द डिजाइन ऑफ बैटन ऑफ बिल्टअप कॉलम। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स लेते हैं, चाहे आपका लेशिंग हो और चाहे बैटनिंग हो, दोनों के केस में हम लोग ट्रांसवर्स ही लेते हैं। और दोनों के केस में ही 2.5% ऑफ अप्लाइड जो कॉलम लोड आता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज द IAS 2010 2013 2010 और 2013 में पूछा गया और आपके एग्जाम में 100% चांस है कि इस बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्या कह रहा है? फॉर अ स्टील बिल्टअप कॉलम सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 1200, मतलब P की वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत है 1200 किलो न्यूटन, ये आपको दे दिया। द लेसिंग सिस्टम इज टू बी डिजाइन रजिस्टिंग ट्रांसवर्स। देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव मिल गया तुमको। लेसिंग को किस फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं? ट्रांसवर्स शियर फोर्स के लिए। बैटन को किसके लिए डिजाइन करते हैं? ट्रांसवर्स शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो चाहे वो ट्रांसवर्स चाहे बैटन पूछे और चाहे लेसिंग पूछे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो शियर फोर्स हम लेते हैं ट्रांसवर्स, उसकी वैल्यू 2.5% ऑफ अप्लाइड कॉलम लोड। चलो अब हम बात कर लेते हैं। आप बताओ यहाँ पे ट्रांसवर्स कितना आएगा? V फॉर लेसिंग, अगर मैं लेसिंग की बात करूँ कितना आता है? लेसिंग में ट्रांसवर्स कितना आएगा? तो ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स है जिसको मैं लिख देता हूँ ट्रांसवर्स शियर फोर्स, जिसको V बोलता हूँ, 2.5% ऑफ P। तो भाई ये बताओ कि 2.5 लिखा, परसेंटेज को पहले कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया। लोड कितना है? 1200 है। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 आंसर आएगा 30.0, तो 30.0 किलो। अब बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है? डी। तो देखो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव यो होगा कि 2.5% लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रॉब्लम पूछ लेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? किस फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं? तो हम लोग ट्रांसवर्स शियर फोर्स लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यो हो गया। दूसरा कितना वैल्यू लेते हैं? तो 2.5% आपका हो गया कॉलम लोड का। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में बता दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे गए हैं, पूछे जाना नहीं है, तो इसको हम लोग डील करेंगे। चलो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको तो आपको टाइम दे रहा हूँ,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे फर्दर बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर अभी तक मेरे को 6 क्वेश्चन और करने हैं। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आप स्टील में दिक्कत नहीं लगेगी, जो स्टील लोगों को टफ लगता है ना, बहुत ही आसान लगने वाली स्टील है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, स्टील बहुत ही आसान आपको लगेगी। लोगों को ज़्यादा टफ लगता है ये सब्जेक्ट। टफ इसलिए लगता है फ्रेंड्स है क्योंकि हम लोगों की सोम नहीं क्लियर होती है, सोम के चक्कर में सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये की है, अगर कहीं पे भी सोम का कॉन्सेप्ट आया तो मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चलो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 क्लास अब लगभग 20 में 15-20 मिनट का और टाइम दीजिए और क्वेश्चन हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अभी हम न्यूमेरिकल बाद में और करेंगे, जैसे जैसे हमारा कंप्रेशन मेंबर का भी कुछ पार्ट बाकी है, जैसे बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है आपका। उसके अलावा आपका उसमें स्प्लाइस पूछ लेता है, स्प्लाइस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एसएससी जेईई ने पूछ रखे हैं। तो मैं स्प्लाइस को डिटेल में डील कर दूंगा ताकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो जाएं, क्योंकि स्प्लाइस आप पढ़ते हो वहाँ पे भी, क्या नाम है आपका, आरसीसी में भी स्प्लाइस यूज होता है। आपने पढ़ा होगा जब वहाँ पे बार यूज किए जाते हैं, जो एक चैप्टर है बॉन्ड और वहाँ पे शेयर वाला चैप्टर जो नहीं आता है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि स्प्लाइस यूज करना पड़ता है। स्प्लाइस क्यों यूज़ करते हैं उसका कारण आपको क्लास में बताऊंगा, जब डील करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा स्प्लाइस का यूज क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और डील करते हैं। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे? आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको डील करते हैं। IES 2014 क्या कह रहा है? बैटन प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेशन मेंबर, बैटन, ठीक है, इसको डील करते हैं। बैटन्स provided for compression member shall be designed to carry a transverse shear force equal to a, पहला है 2.5% of axial force in the member, member B 5% of axial force, ठीक है, in the member, ठीक। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी कह रहा है 10% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, और डी ऑप्शन कह रहा है 20% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। अब ये एक्सियल फोर्स इन द मेंबर की जगह पे कुछ और भी लिख सकता है ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। अभी तो ये चलो समझ में आ रहा है, कल को वो कुछ और भी लिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना।
चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी IAS का है क्वेश्चन 2017। ये कह रहा है लेसिंग ऑफ अ कंपाउंड स्टील कॉलम, लेसिंग ऑफ अ कंपाउंड बोल दो या बिल्टअप बोल दो, स्टील कॉलम, दोनों बातें सेम है, स्टील कॉलम। ठीक, पहला है इंक्रीज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, बी ऑप्शन है। डिक्रीज द चांस ऑफ लोकल बकलिंग, डिक्रीज द चांस ऑफ लोकल बकलिंग। ठीक, और सी ऑप्शन है, दिस इज द डिक्रीज द ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम, डिक्रीज द ओवरऑल बकलिंग ऑफ कॉलम। और डी है एश्योर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, एश्योर्स यूनिफाइड बिहेवियर, यूनिफाइड बिहेवियर। ठीक है, चल आगे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं। अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 26। बकलिंग रेशियो भी हो चुका है, क्रिपलिंग लोड भी कर चुके हैं, उसके बाद में ये भी क्वेश्चन डील कर लिया, ये भी डील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, ये भी डील कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रेशन मेंबर, ये भी डील हो चुका है, ये भी डील हो चुका है। नेक्स्ट टू बी डिस्कस, ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए भी डील कर रखा है, ये भी डील कर रखा है। हाँ, नेक्स्ट डील करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल शियर, ट्रांसवर्स शियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। लेसिंग कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। चल, ये क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बैटन प्लेट्स, द बैटन प्लेट्स यूज टू कनेक्ट, IAS 2010, IAS 2010 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द बैटन प्लेट्स आर यूज, the batten plates are used to connect the component of a built-up column are designed to resist, ठीक है। पहला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया है इसने, लॉन्गिट्यूडनल शियर ओनली, लॉन्गिट्यूडनल शियर ओनली। बी ऑप्शन कह रहा है ट्रांसवर्स शियर ओनली, ट्रांसवर्स शियर ओनली। उसके बाद में है, नेक्स्ट है सी ऑप्शन कह रहा है, इसको सी ऑप्शन में बना के देता हूँ, दिस द सी। नेक्स्ट है वर्टिकल शियर ओनली, वर्टिकल शियर ओनली। और लास्ट ऑप्शन है डी, ये कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल शियर, लॉन्गिट्यूडनल शियर, लॉन्गिट्यूडनल शियर एंड
and movement arising from transverse shear। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, यहाँ पे कवर हो जाएगा, लिख लेते हैं यहीं पे। चलो 3 क्वेश्चन पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे कहानी, क्योंकि पूरी कहानी यहाँ एक साथ लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। चलो पहले डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बैटन्स प्रोवाइड फॉर कंप्रेसिव मेंबर शैल बी डिजाइन टू कैरी ट्रांसवर्स शियर फोर्स इक्वल टू। अब इसका आंसर तो आप खुद ही जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको कितना हम लोग कंसिडर करते थे, 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कितना लेते थे, 2.5%। चाहे वो बैटन की डिज़ाइनिंग हो और चाहे वो लेसिंग की डिज़ाइनिंग हो, दोनों के केस में 2.5% हम लोग लेते हैं। लेसिंग और बैटन में और क्या डिफरेंस होता है? लेसिंग में जो है इफेक्टिव लेंथ को 5% इंक्रीज करते हैं होल कॉलम में, बैटन में 10% इंक्रीज करते हैं, तो ये भी याद रखना है। उसके अलावा बैटन में और सारी चीज़ें क्या डिफरेंट है, अगले क्वेश्चन में सीखते हैं। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका 2017 में पूछा गया है, क्या कह रहा है? लेसिंग ऑफ अ कंपाउंड स्टील, कंपाउंड बोल दो, बिल्टअप बोल दो, सारी बातें सही है। कंपाउंड का मतलब होता है कई लोगों को जोड़ के बनाना। तो लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। क्या आप लेसिंग इसलिए बनाते हो ताकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए? क्या आप इसलिए बनाते हो ताकि उसकी बकलिंग लोकल कम हो जाए? क्या आप लेसिंग इसलिए बनाते हो ताकि डिक्रीज द ओवरऑल बकलिंग ऑफ कॉलम? क्या आप लेसिंग इसलिए जोड़ते हो ताकि वो आपस में यूनिटी बना के रखें ताकि लोड अच्छे से शेयर हो सके? तो इसका सबसे सही मायने में मैंने जब आपको पढ़ाया था थ्योरी क्लास, तो वहाँ पे भी बताया था कि जो लेसिंग का मुख्य मुद्दा, हमारा मेन पर्पज जो होता है वो ये होता है कि आप जो भी कॉलम लगे हुए हैं, अब लोड जैसे ही आएगा कॉलम इधर उधर जा सकता है, ठीक है, बकलिंग हो सकती है, लेकिन उसको आपस में यूनिफाइड बिहेवियर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ध्यान रहे, कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है, लोड कैरिंग कैपेसिटी करने के लिए नहीं, लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ाना हो तो कॉलम को मोटा कर दो, थिनर मेंबर को मोटा कर दीजिए, थोड़ा हैवी कॉलम यूज करिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग करते हैं यूनिफाइड बिहेवियर। यूनिफाइड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट कि हवा, विंड आई, विंड इस पे काम करेगी, तो सारे मेंबर जो लगे हुए हैं एक साथ यूनिफाइड बिहेवियर में अगर काम करेंगे तो वो फेल नहीं करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान ले कॉलम लगा हुआ, एक कॉलम इधर जा रहा है, एक कॉलम इधर जा रहा है, तो वो यूनिफाइड बिहेवियर नहीं होगा। लेकिन विंड एक्शन आएगा तो दोनों मिल के काम करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड बिहेवियर। तो इसका यूज जो करते हैं वो यूनिफाइड बिहेवियर के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन है, द बैटन प्लेट्स आर यूज टू कनेक्ट द कंपोनेंट ऑफ अ बिल्टअप कॉलम आर डिजाइन। पहला है लॉन्गिट्यूडनल शियर ओनली, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स शियर ओनली, नेक्स्ट है वर्टिकल शियर ओनली, और नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल शियर ओनली एंड मूवमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स शियर फोर्स। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे ये बैटन बनाया था, दिस इज द बैटन, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ के अच्छे से बताया था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट करके बताया था, ये फोर्स आपको सिखाया था V/2N करके बताया था, ये आया था V/2N ऊपर था और V/2N नीचे था। ये रिएक्शन हो जाएगा, ये एक्शन हो जाएगा। ये एक्शन इसलिए क्योंकि एक्ट करता है और ये रोकता है नीचे वाला, तो इसको रिएक्शन बोलेंगे। और दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होने चाहिए। ये देखो दोनों क्वांटिटी यहाँ पे सेम है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मोमेंट भी लगता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके अलावा यहाँ पे फोर्सेज आते हैं। देखो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज इस पर फोर्स लगाता हूँ। तो जो एक F निकल के आता था, F की वैल्यू निकल के आती थी Vc/, मुझे याद है Vc/, दिस इज N × L, L जो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती थी, दिस इज कॉल्ड L, और दूसरा होता था मोमेंट Vc/2N आता था। तो इसको दोनों को जो डिज़ाइन करना होता है, एक तो शियर फोर्स, दूसरा बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कंपोनेंट ऑफ बिल्टअप कॉलम आर डिजाइंड टू रजिस्ट लॉन्गिट्यूडनल शियर एंड मोमेंट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स शियर फोर्स। इस ट्रांसवर्स शियर फोर्स की वजह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आता है और क्या क्या आता है, शियर फोर्स आता है। तो वो दोनों के लिए डिज़ाइन करना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दिस इज द डी आंसर। क्या हो जाएगा, डी। तो करेक्ट आंसर इज द डी। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतने क्वेश्चन को। अब हम डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट।
यहाँ पे V की वैल्यू हो जाएगी 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड। चलो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं जो कि हम डील कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी ये क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में कन्वेंशनल क्वेश्चन कुछ करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ताकि उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक लेसिंग का क्वेश्चन करेंगे, एक लोड कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन करेंगे। जब हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं next part to be discussed चल 2 क्वेश्चन और डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन आईएएस में 2005 और 12, ये 2 बार पूछा है। वाई द टाई प्लेट्स वाई आर टाई प्लेट्स provided in the लेस्ड कॉलम। क्यों प्रोवाइड करते हो, इसका रीजन समझो। पहला क्या है, टू चेक द बकलिंग ऑफ कॉलम एज होल, पहला ऑप्शन है टू चेक द बकलिंग ऑफ कॉलम, टू चेक द बकलिंग ऑफ कॉलम एज होल। दूसरा है बी, टू चेक द बकलिंग ऑफ लेसिंग फ्लैट्स। सी है, सी कह रहा है टू चेक द बकलिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉलम। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जब आया था ये, टू चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ द एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन आईएएस 2012, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आईएएस 2012। इसको डील करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी, कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर with regard to slenderness ratio, उसके बारे में बताना है ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, पहला 1 मटेरियल, दूसरा सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन 3 है लेंथ ऑफ मेंबर,
ठीक। 4 है सपोर्ट इन कंडीशन, सपोर्ट इन कंडीशन। फिर बोला है विच पैरामीटर स्लेंडरनेस रेशियो डिपेंड, विच पैरामीटर्स स्लेंडरनेस रेशियो डिपेंड्स अपॉन पहला है ए 1, 2 एंड 3 ओनली। बी ऑप्शन कह रहा है 1, 3 एंड 4 ओनली। सी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4 ओनली। डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4, चारों पे डिपेंड कर रहा है। चलो देखते हैं, सारी इंटायर स्टोरी देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन है और कैसे उसको डील करना है। भाई पढ़ो इसको अच्छे से। वाई आर द प्लेट्स आर प्रोवाइडेड इन द लेस कॉलम, टाई प्लेट क्यों प्रोवाइड करते हो? अब देखो भाई लेसिंग की कहानी डायग्राम से समझाता हूँ। ये कॉलम है, ये मेंबर आप लगा देते हो लेसिंग मेंबर इस तरीके से, इसके ऊपर आपने एक टाई प्लेट प्रोवाइड करते हो। ये है टाई प्लेट, ठीक है, ये टाई प्लेट है, इंड टाई प्लेट क्यों प्रोवाइड किया है? एंड टाई प्लेट। ठीक, क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन बोला है टू चेक द बकलिंग ऑफ कॉलम एज होल, क्या इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि बकलिंग को चेक करना हो? अरे ऐसा तो क्यों करोगे भाई, चेक करना है तो फार्मूले से चेक कर लो। टू चेक द बकलिंग ऑफ कॉलम एज होल, नहीं, इसके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टू चेक द बकलिंग ऑफ लेसिंग फ्लैट, मतलब ये जो फ्लैट आपने लगा रखे हैं इसको रोकने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। अरे उसको क्यों रोकोगे? अगर आप इसको रोकोगे यहाँ से, कहीं यहाँ से रोकोगे, तब जाके चीज़ें चेंज होंगी। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ये कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये लेसिंग जो फ्लैट्स हैं इनकी बकलिंग थोड़ी रोकता है, ये तो आपने टॉप पे प्रोवाइड करते हो या यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, या तो टॉप पे या तो बॉटम पे, इसको इसलिए रोका जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू चेक द बकलिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉलम, इसलिए रोकते हैं ताकि ये जो कंपोनेंट है कॉलम का कंपोनेंट ये हो जाएगा, क्या इसकी बकलिंग को रोकने के लिए रखते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके पास समझ लो ऐसे है, ये जो कॉलम है, देखो ये कॉलम है, ऐसे करके मान लो ये कॉलम है, ठीक। अगर फ्रेंड्स इस पे लोड जैसे ऊपर से लगाओगे तो ये डिस्टॉर्ट ना हो। डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि अपनी पोजीशन से कहीं इधर ना चले जाएं या कहीं इधर ना चले जाएं, तो इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन। जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर लोड है, अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाए या ऐसे भी हो गया मैं, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन। तो इसको रोकने के लिए मेरे ऊपर थोड़ा सा वेट लगा दो, देखो क्या होगा। जब मेरे ऊपर कुछ वेट होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, मेरे ऊपर अगर कोई वेट रख दूंगा, ऐसे देखो यहाँ पे कि अगर मैं इसके ऊपर वेट अपने ऊपर रख लूँगा तो मेरा डिस्टॉर्शन अब क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना। सपोज दैट एक मैंने बोरी ली 50 kg की और अपने सर के ऊपर रख दिया, पहले मेरे को किसी ने धक्का दिया तो मैं खटाक से मूव कर गया, लेकिन मेरे ऊपर अगर वेट लदा रहेगा कुछ ना कुछ तो मेरे को अब ऐसे जाने में मुश्किल लगेगी थोड़ा सा। तो यही फिनोमेना यहाँ पे भी काम करता है। तो टू चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ द एंड क्रॉस सेक्शन, तो जो एंड में क्रॉस सेक्शन होता है ना, इसके डिस्टॉर्शन को, ये ऐसे है ना, ये ऐसे ना हो जाए, इसको रोकने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स है टू चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ एंड क्रॉस सेक्शन। तो एंड क्रॉस सेक्शन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बॉटम पे भी प्रोवाइड करते हैं, टॉप पे भी प्रोवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर अबाउट द स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो इसमें किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होता क्या है स्लेंडरनेस रेशियो? लेमडा इजकल टू होता है एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, एल इफेक्टिव अपान आर होता है, या आर मिनिमम बोल सकते हो, या इसको एक तरीके से के इंटू एल भी लिख लेते हैं, और दिस इज द आर मिनिमम। यहाँ पे जो एल है वो क्लियर लेंथ है, क्या है, क्लियर लेंथ, क्लियर लेंथ बोलते हो या अनसपोर्टेड लेंथ, ओके। आर जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। और ये किस पे डिपेंड करता है? अंडर रूट क्या होता है, दिस इज द आई मिनिमम डिवाइड बाई ए,
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, ठीक। के जो है फ्रेंड्स, इट इज़ द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इसको बोल सकते हो, या सपोर्ट कंडीशन, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर या सपोर्ट कंडीशन फैक्टर, सपोर्ट इफेक्टिव फैक्टर इसको बोल दो, इसको बोल सकते हो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। एक तरीके का फैक्टर होता है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, ये डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन पे, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन बाउंड्री कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन एंड सपोर्ट कंडीशन, एंड सपोर्ट कंडीशन, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पढ़ो सारी कहानी, खुद ही समझ जाओगे। एक एक डील करते हैं। क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करता है? अरे भाई चाहे आप देखो, इसमें कोई प्रॉपर्टी है जो मटेरियल को बता रही है, एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम, इसको मैंने KL/R लिखा। आप बताओ कि लेमडा जो है यहाँ पे कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी आ रही है, ये तो लेंथ की प्रॉपर्टी आ रही है, दूसरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और एरिया आएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मटेरियल का जिक्र नहीं हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से लेमडा मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी पे अगर डिपेंड करता तब तो हम कह देते हैं कि भाई ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे किसी मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, अगर एल्युमिनियम का है, स्टील का है, कॉपर का है, तब तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ई का टर्म ही नहीं रहता है। यहाँ पे सिंपली ये डिपेंड करता है एल इफेक्टिव पे और आर मिनिमम पे। अब देखो ये सेक्शन कोई कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, यस, क्योंकि सेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन से, सपोज आपको एक एरिया दिया गया और आपसे कहा गया इसको सर्कुलर बना दो और आपसे कहा गया रेक्टेंगुलर बना दो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा और वही चीज़ रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है किस पे, आपका सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द मेंबर, यस, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा करोगे तो लेमडा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें एक फैक्टर और आ रहा है के किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर होता है डिपेंड्स अपॉन द एंड सपोर्ट कंडीशन, तो ये डिपेंड कर जाएगा एंड सपोर्ट कंडीशन। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल पे। तो आप देखो इसमें से अगर आपको पहला ऑप्शन पता होता तो ये भी आंसर नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होता। अगर आपको इसमें से एक बात पता चल जाती कि ये गलत है तो आपका आंसर सीधा क्या हो जाता, सी। तो इस तरीके के IAS के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आसानी से कर सकते हो। हाँ, अगर इसमें लोड पूछता कि PCR = π², लोड डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है, तो लोड ध्यान देना। देखो लोड क्या है, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्रिटिकल लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, आपका एल्युमिनियम का है, स्टील का है, कॉपर का है, किसका है, ब्रास है, सब पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। तो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डील किया, लगभग 22 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, टोटल हो गए 42 क्वेश्चन। अभी 20 क्वेश्चन और डील करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जैसे आपका स्प्लाइस हो गया, उसके अलावा आपका जैसे कि बेस प्लेट होता है, ठीक है, बेस प्लेट के बारे में डील करेंगे। सारी बातों को डील करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे 20 क्वेश्चन के साथ, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बात करते हैं, और आप अच्छे से प्लीज़, अगर आप पहले थ्योरी पार्ट लेक्चर देख लिया करो, उसके बाद ये क्वेश्चन किया करो, फिर आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है, फिर मैं आगे कुछ चीज़ों को डील करता हूँ। ओके, चल, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट डिस्कशन होगा, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।